फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड k टाइम्स घटा है और पोटेंशियल भी k टाइम्स घट चुका है। वेलकम बैक क्लास 12। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। तो इक्वी पोटेंशियल वो सरफेसेस होती हैं जिनका पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे सेम होता है। एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे अगर पोटेंशियल सेम है तो उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ए और बी दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर किसी चार्ज को मुझे मूव करना पड़ा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक अगर किसी भी एक कोलम के चार्ज को मूव करना पड़ा तो वर्क जीरो होगा। प्रूव कैसे करोगे? समझो, वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा नहीं क्योंकि दोनों पॉइंट सेम है तो जीरो हो जाएगा, तो फिर ये क्रॉस होते ही जीरो हो जाएगा तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। अगर वो कट करेंगी तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी जो कि पॉसिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट, किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। कैसे प्रूफ किया जाए? वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक हो गया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको खिसकाना था मुझे, इस एक कोलम के चार्ज को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर चार्ज एक कोलम का है तो दैट मीन्स E इक्वल्स टू क्या होगा? F। तो दैट मीन्स F की जगह पे E आएगा। डॉट हटाने के लिए आपको cos थीटा लगाना पड़ेगा, पर वर्क तो जीरो होता है। तो फिर क्या E जीरो है? नहीं। क्या dr जीरो है? नहीं। क्या अब बचा क्या? फिर cos थीटा ही जीरो हो सकता है। तो cos थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90। दैट मीन्स किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल। ठीक है, देखो, ये हमारे पास एक सरफेस है और ये हमारे पास एक दूसरी सरफेस है। इस सरफेस का पोटेंशियल है V, इस सरफेस का पोटेंशियल V प्लस dV है। इसका सरफेस का पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो उस डायरेक्शन में चलता है जहां को पोटेंशियल डिक्रीज होता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं ना, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाएगा, तो उस डायरेक्शन में जाएगा जहां को पोटेंशियल जो है वो घट रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को जा रहा है? ऐसे बाहर को जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो, मेरे पास एक चार्ज था एक कोलम का जो कि पॉइंट बी पे रखा था। मैं उसको खिसका के इस पॉइंट ए तक लाना चाहता था, तो इनके बीच की दूरी जो है वो आर है, और यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो उसको डी आर बोलेंगे। अब मेरे को वर्क कितना करना पड़ेगा इसमें, पहले वो निकालने की कोशिश मुझे करनी पड़ेगी। अब मैंने क्या पढ़ रखा है, वर्क पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल इस हाई पोटेंशियल कितना है? V प्लस डी। लो पोटेंशियल कितना है? V, तो V प्लस डी वी माइनस वी से V कट गया तो dV बच गया। चार्ज कितने कोलम का है मेरे पास? एक कोलम का। अब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को जा रहा है तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज कितना है? एक कोलम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल हो गया? फोर्स। तो यहाँ पे कितना आ गया? E। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को है? ऊपर को। डिस्प्लेसमेंट कहाँ को है? नीचे को। तो कितना एंगल बना इनके बीच में? 180 डिग्री का एंगल बना। ठीक हो गया। तो E डॉट डी आर इक्वल टू डी वी, डॉट हटाओगे तो कॉस 180 आ जाएगा। दैट मीन्स इसकी वैल्यू होगी -1। अब इसको इसके नीचे भेजो तो E क्या आया? माइनस डी वी अपॉन डी आर। जब फिजिक्स में कोई चीज टाइम से डिवाइड होती है तो हम उसको रेट बोलते हैं, लेकिन जब कोई डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड होती है तो हम उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ये क्या निकल के आ गया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो E इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास? E इक्वल्स टू या तो V अपॉन आर, जरूरत पड़ी तो आप ये यूज करोगे, पर ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में जाना चाहता है जहां को पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। तो E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। यहाँ से यूनिट क्या बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? वोल्ट पर मीटर। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो, तो हमारे पास एक Q1 चार्ज था इनफाइनाइट पे, मैं उसको खिसका के एक पॉइंट ए पे लाना चाहता हूँ, पर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं है, मतलब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अभी तक मैंने क्या कहा था कि हम एक चार्ज को उठा रहे हैं और वहां से एक दूसरा चार्ज हम पे कोशिश कर रहा है कि इसको बाहर को भेजने की, हम उसको खिसका के अंदर ला रहे हैं। जहां पे हम उसको छोड़ेंगे तो जो भी हमने वर्क कर रहा है वो एज एन पोटेंशियल उसके फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो हुआ क्या, Q1 इस पोजीशन पे आना चाहता था पर इसको रोकने वाला कोई नहीं है, तो इस समय वर्क जो होगा वो
0 हो जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, ऐसे यहाँ पे Q2 था, वो भी इस पोजीशन पे आना चाहता था। किस पोजीशन पे? B पॉइंट पे। इन दोनों के बीच की दूरी को मैं RAB लिख देता हूँ। तो जब Q2 यहाँ पे आना चाहता था तो Q1 पहले से था, तो Q1 उसका अपोज करेगा, तो फिर वो क्या लगाएगा, एक पोटेंशियल लगाएगा इसकी तरफ को। अब पोटेंशियल कितना लगेगा, तो V जो A के द्वारा बनाया जाएगा वो क्या होगा, KQ1 अपॉन RAB। अगर तुम्हें थोड़ा इसमें दिक्कत होती है तो तुम A और B को ना ऐसे रिप्लेस करके 1 और 2 भी लिख सकते हो। बहुत सारे बच्चों को इजी पड़ता है कि 1 और 2 लिखें, तो ये 1 पोजीशन है, ये 2 है, तो ये R दूरी यहाँ पे क्या हो जाएगी, R12 हो जाएगी। ठीक है, तो इसने पोटेंशियल लगा दिया। किस पे लगाया पोटेंशियल, इस पे। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क होता है V इंटू क्यू। क्यू कौन सा, ये वाला जिसको हम खिसका रहे हैं। अब यहाँ पे V कितना है, K Q1 अपॉन R12 और साथ में क्या है, Q2, तो ये W2 निकल गया। ठीक है, अब ऐसे ही ना मान लेते हैं ना, इस पॉइंट पे एक Q3 चार्ज भी इनफाइनाइट से कहीं से आया, पर इसको रोकने वाले अब कौन है, ये भी है प्लस ये भी है, दोनों पोटेंशियल लगाएंगे। पहले इसका निकालता हूँ मैं इधर से, कि इधर से वर्क कितना पड़ेगा। तो 1 और 3 पे वर्क क्या होगा, तो वो निकलेगा K, पोटेंशियल तो लगाना पड़ेगा, कौन लगाएगा, ये K Q1 Q3 अपॉन R13। समझ रहे हो, जैसे पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल इस पे लगेगा तो क्या होगा, K Q अपॉन R होता है, तो K Q पर दूरी को R13 लिख देते हैं। अब ये भी तो इस पे पोटेंशियल लगाएगा, तो वर्क 2 और 3 के यहाँ पे कितना होगा, K Q2 Q3 अपॉन R23। पोटेंशियल ये कौन सा है, ये वाला है, K Q अपॉन R। K Q अपॉन R इसने लगाना है पोटेंशियल, क्योंकि ये तो आ रहा है, और Q2 को एज इट इज, Q3 को ये रखा, और R23 जो वैल्यू थी हमारे पास उसको हमने रख दी। तो इसमें जो ये टोटल वर्क है सिस्टम का, ये किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल के फॉर्म में। तो U पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, ये तो 0 है, इसके लिए कितना पढ़ना पड़ा, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, इसकी बारी कर बात करते हैं। अब इससे यहाँ कितना हुआ, K Q1 Q3 R13 प्लस, अब ये भी तो है, तो ये वाला वर्क भी जोड़ेगा, K Q2 Q3 R23। ऐसे अगर Q4 आए ना एग्जाम में, अगर माइनस में आया तो माइनस में रखना, हाँ, चार्ज अगर माइनस में है तो माइनस में ही रखना। अगर Q4 हुआ तो क्या लिखो, देखो K Q1 Q4 R14, K Q2 Q4 R24, K Q3 Q4 R24, तुम ऐसे लिखो। ठीक है, अब यहां पे एक टॉपिक और आ जाता है, इफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। इस वाले सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था, लेकिन अगर बाय चांस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है बीच में, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या होगा ना, मान लो ये Q1 है, इसको यहां आना है इस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे, तो फिर यहाँ पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लेते हैं V1 था, तो वर्क क्या होगा, तो वर्क का फॉर्मूला अगर हम ध्यान से देखें तो हमने पढ़ रखा है, वर्क इज V इंटू Q। तो Q1 के लिए, हाँ, V कितना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, V1, और यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग, Q1। समझ रहे हो बात को। अब देखो, यहाँ से एक चार्ज Q2 आया, इस पॉइंट पे आना चाहता है, इस पॉइंट पे पहले से पोटेंशियल कितना है, V2। ये V1 V2 पोटेंशियल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि पहले से क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो पोटेंशियल भी पहले से ही प्रेजेंट होगा वहां पे। अब इसके लिए कितना करोगे, तो तुम तो एक तो ये लिख दोगे कि यहां से अगर वर्क हुआ तो हुआ V2 इंटू Q2। बट एक बात ध्यान से समझो, अब Q1 भी तो यहाँ आ चुका है, पहले Q1 यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं था, तो फिर Q1 से कोई पोटेंशियल नहीं बनना था यहाँ पे। अब Q1 अगर यहाँ पे आ चुका है तो वो भी तो पोटेंशियल बनाएगा, तो Q1 से जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना होगा, K Q अपॉन R12
तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक और वर्क जुड़ेगा इस पे, जो इसके अगेंस्ट करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, के Q1 R12 और मल्टीप्लाइड बाय Q2, ये वाला। हाँ, ये दोबारा होगा। ऐसे अगर तीसरा चार्ज आया Q3, ठीक है, तो Q3 जब आएगा तो पहले क्या लिखोगे, V3 Q3 प्लस, फिर ये सारा जो ये वाला फॉर्मूला है ये दोबारा जुड़ेगा साथ में। उसमें पहले W1 0 क्यों हुआ, क्योंकि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो पहले से पोटेंशियल होगा, तो उसके अगेंस्ट वहां पे वर्क करना पड़ जाएगा। तो इसका जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, W1 का आंसर कितना है, V1 Q1, W2 का आंसर कितना है, V2 Q2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R1। ठीक है, ऐसे अगर एक और होगा आगे तो फिर क्या लिखोगे, प्लस V3 Q3 प्लस फिर ये वैल्यू K Q1 Q3 अपॉन R13 K Q2 Q3 अपॉन R23। इस तरीके से सॉल्व करोगे। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया है, उसमें एक डायपोल रखा है हमने, और हमें ये बताना है कि इस डायपोल पे कितना जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टोर होगी। अब देखो, इस पॉजिटिव पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ टॉर्क। अब हम इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, हम ना इसको घुमाएंगे, और घुमा के, जैसे समझ लो अभी θ1 एंगल पे है ये, तो मैं इसको घुमा के θ2 एंगल पे लाना चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा कि इस पे मुझे जो एक्सटर्नल करना पड़ेगा, तो एक्सटर्नल टॉर्क मेरे को लगाना पड़ेगा, वो लगभग किसके इक्वल होगा, इंटरनल टॉर्क के इक्वल होगा। अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पी ई साइन थीटा, ये हमें पता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं हल्का सा रोटेट करूंगा तो वर्क क्या होगा, डी डब्ल्यू, टॉर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे थीटा आ जाएगा, डी थीटा, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी ना यहाँ पे। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। अब ये θ1 एंगल पे है, इसको कहाँ तक खिसकाना है, θ2, तो लिमिट लगी θ1 से θ2, इसकी जगह आ गया पी साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, माइनस को बाहर कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस पी कॉस θ2, माइनस को यहीं छोड़ते हैं, इस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस पी कॉस θ1। अब वर्क क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तो U2 फाइनल एनर्जी थी θ2 पोजीशन पे, और θ1 पे कितनी थी, U1। तो U2 पे एनर्जी क्या लिखी जाएगी, माइनस पी कॉस θ2, और पहली पोजीशन पे क्या होगी, माइनस पी कॉस θ1। मतलब इन जनरल अगर एक सिंपल सा टर्म कोई थीटा होता तो आंसर क्या लिखा जाता, माइनस पी ई कॉस थीटा। अगर थीटा 0 होता तो आंसर होता माइनस पी, जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर थीटा 180 होता तो कॉस 180 प्लस -1 होता है, तो ये +1 हो जाएगा। तो पी ई जो होता वो उस समय फिर हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आती। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो होते हैं वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर देती हैं। ठीक है, ये पैसिव डिवाइसेस होती है, दैट मीन्स का कोई एक्टिव सोर्स नहीं होता। दैट मीन्स ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कंट्रोल नहीं कर सकती, बट इलेक्ट्रिक फील्ड को एज एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर सकती हैं, देन ये उसको रिलीज कर सकती हैं, कंट्रोल नहीं करती है उसको। तो मेरे पास जैसे एक प्लेट थी, इस प्लेट को मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड देना शुरू किया, तो इसमें चार्ज आ गया होगा, और क्यों चार्ज आने तक ये फुल हो चुका है, अब इसके ऊपर इसमें चार्ज नहीं जा पा रहा, तो इसका पोटेंशियल V तक पहुंच चुका, पहले 0 पे होगा, धीरे धीरे बढ़ते 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 पोटेंशियल V तक पहुंच गया। तो एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, किसके फॉर्म में, इन अ फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसमें और ज़्यादा मेरे को चार्ज क्या करना है, स्टोर करना है, और चार्ज स्टोर करना है। ये कुछ ऐसा है, समझ लो कि मेरे पास ये गिलास है, इस गिलास में मैं पानी भरे जा रहा हूँ, एक लिमिट होने के बाद इसमें अब और पानी नहीं आ सकता, पर मुझे फिर भी अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा पानी डालना है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही बात हो रही है, इसमें क्यों चार्ज स्टोर हो चुका है, अब मैं इसके अंदर और चार्ज स्टोर करना चाहता हूँ, तो मुझे ये तो नहीं करना कि मैं इसके चार्ज को कम कर दूँ। अगर मैं कम कर दूंगा तो फिर तो वो ऑलरेडी नीचे को आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके सामने एक और पैरेलल प्लेट लगाऊंगा। अब होगा ये, इस प्लेट के जो भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस साइड आ जाएंगे, जिसकी वजह से पीछे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। फिर मैं इस पॉजिटिव को अर्थिंग करवा दूंगा,
जिससे ये पॉजिटिव यहाँ से अर्थ को चले जाएगा, क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, तो हाई से लो मूव कर जाएगा। अब होगा क्या, इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे भी कुछ पोटेंशियल क्रिएट होगा, तो नेगेटिव की वजह से मान लेते हैं कि v डैश क्रिएट हुआ। तो अब नेट कितना होगा इसके अंदर, v माइनस वी डैश, मतलब पोटेंशियल क्या हो चुका है, कम। अब हमने पढ़ा था E इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो अगर पोटेंशियल कम हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसके अंदर कम हुआ है, तो अब मैं इसमें और इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकता हूं, तो मैं इसके अंदर अब और इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके इसके चार्ज को बढ़ा सकता हूं। तो मैंने क्या समझा कि Q किसके प्रोपोर्शनल है, V के, और इसको अगर हटाना है तो एक कांस्टेंट आएगा C, जिसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। तो C इक्वल्स टू हो जाएगा Q अपॉन V। क्या क्या यूनिट हो सकती है, चार्ज की कूलाम, इसकी वोल्ट, और इसी को हम फेरेड भी बोलते हैं। अब कैपेसिटर तो बहुत टाइप के होते हैं, अपने सिलेबस में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या कैपेसिटी या क्या कैपेसिटेंस होती है, हमें वो कैसे निकालनी है। सेम, एक पॉजिटिव प्लेट बनी, यहाँ पे नेगेटिव, अर्थिंग करा तो ये ग्राउंड हो गया। सेम जो भी स्टार्ट करा था, इनके बीच की दूरी कितनी है d, इस प्लेट का एरिया a, इसका भी a, इनके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो फिर सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा, किसी भी पैरेलल अगर दो प्लेट्स हैं हमारे पास ना, उनसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर सिंगल प्लेट होगी तो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, क्यू अपॉन ए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बना, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी हमने पढ़ा है, एंड E इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी आर भी हमने पढ़ा है। इसका मतलब यही तो हुआ ना, V अपॉन डी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो फिर E इक्वल्स टू वी अपॉन डी हो गया, क्रॉस करूंगा तो V कितना आ जाएगा, E इंटू डी आ जाएगा। अब E कितना है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे बीच में ना सिर्फ एयर है, इसलिए परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यूज की जा रही है, इनटू में डी। अब C क्या था, क्यू अपॉन वी, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू, यहाँ पे V की वैल्यू क्या है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू से क्यू कट गया, नीचे वाला ऊपर चले गया, तो C क्या हो गया, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो ये क्या निकल गई, हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकल चुकी है। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस पे डाइलेक्ट्रिक का क्या इफेक्ट होता है। थोड़ा समझ लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है। डाइलेक्ट्रिक ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करती है, या तो ये बोल सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने से रोकने की कोशिश करता है। अब होता क्या है ना डाइलेक्ट्रिक के केस में, जैसे ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, जब मैं इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दूंगा तो इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो होता ये है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये पोलराइज हो जाते हैं। मतलब पार्टिकल में तो रैंडम प्लस और माइनस कहीं घूम रहा होता है ऐसी, तो ये रैंडम पार्टिकल जो डायरेक्शन होते हैं पोलराइज हो जाते हैं। पोलराइज होने के बाद क्या करते हैं, जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में निकल जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में निकल जाते हैं, ऐसे अरेंज होके। तो एक्चुअली होता ये है, इस वाली लाइन में एक लाइन पूरी, जैसे इधर को पूरी एक लाइन पॉजिटिव की चलेगी। ठीक है, जैसे 3 मॉलिक्यूल है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब होता यह है कि ये वाला माइनस इस प्लस को कैंसिल आउट कर देता है, ये वाला माइनस इस प्लस को कैंसिल आउट कर देता है, लेकिन ये प्लस और ये माइनस बच जाता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव लेयर क्रिएट हो जाती है और इस साइड पे एक नेगेटिव लेयर क्रिएट हो जाती है, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट क्या होती है ना, क्रिएट होने की वजह से अंदर भी एक लेयर क्रिएट होगी, तो अंदर भी एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है प्लस से माइनस को, जिसको मैं पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूँ। तो बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया ई नॉट, और अंदर से कितना है ई पी, तो नेट कितना बचा, नेट बचा ई नॉट माइनस ई पी। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अच्छा, ये जो डाइलेक्ट्रिक है कट टू कट डाला गया है, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक जो है ये पूरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक पूरा चिपका होगा ऐसे। ठीक है, तो बीच में कहीं पे भी गैपिंग नहीं है।
ये चीज का यहाँ पे ध्यान रखा जाए। तो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट होगा और ये पूरा का पूरा नेगेटिव यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को प्लस सिग्मा बोलते हैं, इसकी माइनस सिग्मा बोलते हैं। एंड सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये तुम्हें पता है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे ए नाम दिया, ये भी उतना ही, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एरिया को, इसकी प्लेट का एरिया ए है और इस प्लेट का एरिया भी ए है। सिंपल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो दो पैरेलल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट कितना होगा? ई नॉट हो जाएगा हमारे पास क्यू ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। ऐसी v इक्वल टू क्या होगा? अगर v नॉट निकालोगे तो यहां से यहां तक की दूरी को d कह देते हैं, तो v क्या था? e इंटू डी, तो v नॉट हो जाएगा e नॉट इंटू डी। ठीक है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनना। जैसे तुमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ाया तो तुम जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओगे उतना ज्यादा पोलराइज भी होगा ना। तो दैट मीन्स तुम जितना ज्यादा इसको बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करोगे अंदर से, उतना ज्यादा ये पोलराइज हो जाएगा। अब देखो, तो इसकी भी तो कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, है ना, सिग्मा पॉजिटिव की। ऐसी ये होगा सिग्मा नेगेटिव, मैं पी नाम दे रहा हूँ इनको, हाँ, ये पोलराइज है ना तो इसको पी नाम दिया। तो ये सिंपल सी बात ये है, नेट जो आंसर बचेगा, जैसे यहाँ पे नेट आंसर कितना बचेगा? ये तो बचेगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है ना, जितना ही है उसमें से इस वाली वैल्यू को घटा देंगे। अब तुम जितना बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतना ही अंदर पोलराइज होगा, तो उतना ये वैल्यू भी बढ़ेगी। तुम बाहर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली चार्ज बढ़ रहा है, तो सिग्मा भी बढ़ रहा है। बाहर का सिग्मा बढ़ रहा है तो अंदर का भी बढ़ रहा है, तो ये जो चेंज है ये भी तो बढ़ेगा भाई। ये पहले 10 था, ये 2 था, तो 8 का गैप आया। बाहर से बढ़ के 20 हो गया, तो ये 4 हो गया, तो गैप भी तो 16 का हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना हम बाहर से बढ़ा रहे हैं उतना अंदर से भी बढ़ रहा है, उतना ही डिफरेंस भी बढ़ रहा है। तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? सिग्मा के। मतलब जितना बाहर से बढ़ेगा उतना ही गैप भी बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए आपको 1 के कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इसके है, इसका नाम होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, तो एग्जामिनर तुम्हें बता देगा कितना रखना। ठीक है, चलो थोड़ा आगे को चलते हैं फिर। तो यहाँ से क्या हो गया? सिग्मा इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी थोड़ा चेंज तो आएगा ही। पहले तो इतना था, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। क्या होगा देखो, तो E इज इक्वल टू, अब ये लिखा जाएगा ना अंदर के लिए, क्या लिखा जाएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा माइनस सिग्मा पी क्या था एक्चुअल में? 1/k सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या था? ई नॉट। इसमें क्या समझ में आया तुम्हें कि डाइलेक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के टाइम्स घट चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट चुका है। इस पे आ जाओ कि पोटेंशियल क्या होगा। जब बीच में कोई प्लेट लेट नहीं थी तो पोटेंशियल कितना था? V0। डाइलेक्ट्रिक आने से इलेक्ट्रिक फील्ड घटा है तो पोटेंशियल भी तो घटेगा। क्या था फॉर्मूला? E नॉट इंटू डी। अब E नॉट है कितना? अगर हमें E नॉट, सॉरी E नॉट नहीं, हम E रखते हैं, ठीक है, ये वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ई नॉट बाहर ही था, ईपी अंदर से बना, तो नेट कितना बचा? ई। तो नेट अब जो अंदर से पोटेंशियल बचा वो कितना है? ई। ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ई नॉट अपॉन के इंटू डी। ई नॉट इंटू डी क्या है? V0। मतलब पोटेंशियल भी क्या हो चुका है? के टाइम्स घट चुका है। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घटा है और पोटेंशियल भी के टाइम्स घट चुका है। चलो फिर अब कैपेसिटेंस पे चलते हैं। तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला, इनिशियली कैपेसिटेंस को मैं C नॉट लिखा, तो वो क्या होता? Q अपॉन V नॉट, अगर बीच में डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। अब डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ रही है या घट रही है वो आप डेरिवेशन में देखते हैं आगे। चलो तो कैसे होगा? C इक्वल टू क्या होना चाहिए? Q अपॉन
V होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी इसके पीछे वाले जो डेरिवेशन है, यहाँ पे एक फॉर्मूला आया है कि C को क्या होना चाहिए, ये एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये होता है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि हमारे इसमें क्या चेंज होगा। चलो, तो हमने Q को क्यों ही लिखा, अभी V की जगह वैल्यू, अब V तो रिप्लेस होगा, V तो बदलना पड़ेगा मुझे, तो V की वैल्यू क्या है एक्चुअल में मेरे पास, V नॉट अपॉन K, K को ऊपर भेजो तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन V नॉट। मुझे फॉर्मूला उसके टर्म्स में लाना है, उस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो थोड़ा इधर आते हैं, कहीं से हमें फॉर्मूला मिलेंगे। तो क्यू की अगर हम वैल्यू की बात करें तो क्यू क्या होगा, सिग्मा इंटू ए। अब वी नॉट क्या था, ई नॉट इंटू डी, तो ई नॉट इंटू डी सिग्मा ए। अब ई नॉट कितना था फिर, तो ई नॉट की वैल्यू थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो लिखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कट गया, ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ए एप्सिलॉन नॉट डी किसकी वैल्यू है, सी नॉट, मतलब इनिशियल कैपेसिटेंस की। तो कैपेसिटेंस जो है वो कितने टाइम्स बढ़ चुकी है, के टाइम्स बढ़ चुकी है, समझे, कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ चुकी है, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इफ डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड। इससे पहले वाले टॉपिक में डाइलेक्ट्रिक जो था फुल्ली फिल्ड था, अभी डाइलेक्ट्रिक जो है वो पार्शियली फिल्ड है। तो फिर कैसे करेंगे, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में तो ई नॉट होगा, यहाँ भी ई नॉट होगा, लेकिन इस वाले पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई रखेंगे क्योंकि ये पोलराइज हो चुका है। तो हम कोशिश करते हैं सबसे पहले पोटेंशियल निकालने की, इससे आराम से आप क्वेश्चन बना लोगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, E इंटू डी, तो पहले E नॉट इंटू डी माइनस टी करना। क्यों, देखो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, इस हिस्से में नहीं है, तो ये पूरा डी था, तो ये वाला हिस्सा हटा दो यहाँ से, प्लस इस वाले हिस्से में जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, तो इस वाले हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड हो के जैसा ई इंटू टी करना। अब ई नॉट डी माइनस टी तो कोई इशू ही नहीं है, ये वाला ई क्या होगा, ई नॉट अपॉन के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो यहां से ई नॉट कॉमन आ गया तो क्या बन गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब कैपेसिटेंस निकालो, सी इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन वी, क्यू तो एज इट इज, वी की जगह क्या लिखोगे, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्यू अपॉन, अब ई की वैल्यू क्या होगी, ई नॉट की वैल्यू वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बाकी ये जैसा था वैसे ही चलता रहेगा। अब सिग्मा की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, क्यू से क्यू को काट लेना तो सी कितना हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले गया, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ठीक है। तो जब पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक होगा तो उस समय आपको कैपेसिटेंस इस फॉर्मूले से निकालना। आई होप ये पूरा लेक्चर तुम्हारे लिए काफी इफेक्टिव रहा होगा। तुमसे मिलते हैं इसके अगले 2 टॉपिक्स में, फिर ये हमारे चैप्टर वहां पे पूरा हो जाएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।